हम लोगों ने पिछले दिन या जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था, श्रुतलेख, अनुलेख, श्रुतलेख का महत्व इत्यादि प्रकार की चीजों को हमने पढ़ने का काम किया था। और आज उसका कुछ छूटा हुआ पॉइंट्स है जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसका पहला आज आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, श्रुतलेख से हानियां। श्रुतलेख से हानियां, ये देखिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि श्रुतलेख, आपने पिछले दिन पढ़ा कि श्रुतलेख क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, उसे क्यों श्रुतलेख कहने का काम किया जाता है, उसकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है, इन सब सारी चीजों को आपने जानने का काम किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस श्रुतलेख को लिखने में आपको ये श्रुतलेख से हानियां क्या है, यानी श्रुतलेख को लिखने से हानियां भी हैं। देखिए, सामान्य सी बात है, अगर किसी चीज में कोई गुण है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई दोष पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि गुण है तो दोष नहीं होगा। अगर दोष है, सामान्य सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा अवगुण है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ न कुछ दोष भी होने का, गुण भी होने का काम किया होगा। इसलिए कहता है, जब उसने कह रखा है कि श्रुतलेख किसे कहते हैं, श्रुतलेख का महत्व किसे क्या होता है या किसे कहते हैं, उसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है, तो अगला पॉइंट उसका है कि श्रुतलेख से हानियां, यानी ये कहना चाहता है हम जो श्रुतलेख लिखने का काम करते हैं, उस श्रुतलेख के लिखने से हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में या हमारे छात्र जीवन में, हमारे पठन पाठन के कार्यक्रमों में क्या हानियां होती हैं श्रुतलेख से। तो उसने बताने का काम किया हुआ है। पहली बात उसने कहा कि हानियां क्या है, कि श्रुतलेख में एक बात कहता है कि श्रुतलेख क्या होता है, सुन करके लिखा जाता है, ये बोला जाता है और छात्र सुन करके लिखने का काम करता है। ये कहता है कि श्रुतलेख को या श्रुतलेख लिखते समय, या ये लिख लीजिए आप कि गति से लिखते समय कई शब्द, कहता है कई शब्द छूट जाते हैं, कई शब्द छूट जाते हैं। उसने एक बात कहा, देखिए ये हानियां है। हानियां ये कहने का काम करता है कि श्रुतलेख क्या होता है कि सुना जाता है और पुनः उसको लिखने का काम किया जाता है। तो सामान्य सी बात है, उसमें क्या होता है कि स्पीड होता है, गति होती है, एक निश्चित रूप से उसकी चाल होती है। ये कहता है कि तेजी से लिखते समय या सुन करके लिखते समय बहुत से ऐसे शब्द हैं जो छूट जाने का काम करते हैं या छूटने की संभावना रहने का काम करता है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो छूट जाने का काम करते हैं। पहली बात उसने कहा। दूसरी हानि उसने बताने का काम किया हुआ है कि विराम चिन्हों की तरफ, कहता है विराम चिन्हों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात उसने कह रखा है कि जब हम श्रुतलेख को लिखने का काम करते हैं तो एक हानि और होती है, उससे एक हानियां और है, एक नुकसान और ये होता है कि विराम चिन्हों का हम लोग क्या करते, ध्यान ही देने का नहीं काम करते। क्यों? क्योंकि उसमें गति होती है, उसको सुनना भी है और लिखना भी है। इसलिए कहता है कि सुनने और लिखने में एक निश्चित रूप से गति होती है, तो उस गति को लिखने में या उस गति से लिखने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं विराम चिन्ह छूट जाने का काम करते हैं या हम उसका पूरी तरह से ध्यान देने का काम नहीं करते। आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे
केवल ये पूर्ण विराम का ही प्रयोग कर पाते हैं। अधिकतर बच्चे 80% आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें लिखाई जाने का काम की जाती है उसमें बच्चे 80 से 90% बच्चे केवल पूर्ण विराम का ही ध्यान देने का काम करते हैं, अन्यथा और विराम छूट जाने का काम करते हैं। इसलिए कहता है ये क्या है कि ये श्रुतलेख से हानियां हैं। हानियां ये है कि लिखते समय विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है या उसका ध्यान ही नहीं देने का काम करता है, वह अक्सर छूट जाने का काम करते रहते हैं। और कहता है श्रुत लेखन से या श्रुतलेख में अशुद्धियां, श्रुतलेख में अशुद्धियां अधिक पाई जाती है। कहता है तीसरी बात उसने कह रखा है कि जो श्रुतलेख होता है उस श्रुतलेख में ज्यादा त्रुटियां अशुद्धियां ज्यादा से ज्यादा मिल जाने का काम करती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ना तो सुनता है वह, और अगर बोलने वाला भी स्पष्ट नहीं बोलता तो कुछ और भी ज्यादा गलतियां हो जाने का काम करती है। इसलिए कहता है कि ये अशुद्धियां अधिक पाई जाती है श्रुतलेख में। और बात कहता है, और अगली बात कहता है लेखन जो होता है, लेखन आकर्षण नहीं हो पाता है। कहता है ये इससे हानियां हैं कि जो लेखन होता है, यानी श्रुतलेख में क्या होता है कि जो लेखन है, जो हम लिखने का काम करते हैं, ये लिखने का जो काम है ये बड़ा प्रभावी होने का काम नहीं करता, क्योंकि हमारे लेखन में जो ये आकर्षण होने का काम करना चाहिए, जो सुंदरता होने का काम करना चाहिए, वह नहीं हो पाता। इसलिए कहता है कि उस लेखन में ये अक्सर आकर्षण होने का काम नहीं करता है। ये बात कहता है कि जो श्रुतलेख होता है उस श्रुतलेख में कहीं न कहीं कुछ असावधानियां हो जाने का काम करती हैं, हानियां हो जाने का काम करती हैं, बेहानियां कुछ इस प्रकार से होने का काम की हुई है। और अगला कहता है कि आप देखे होंगे कि श्रुतलेख में अधिकतर क्रम बिगड़ जाता है। अधिकतर क्रम बिगड़, अब सामान्य सी बात है कि अधिकतर क्रम क्या है जो बिगड़ जा रहे हैं। उसके कहने का मतलब ये होता है कि एक अध्यापक जब बोलने का काम करते हैं तो उसको हम सुनने का काम करते हैं, और सुनते समय हमारा ध्यान भटक जाने का काम करता है कहीं न कहीं। और जब ध्यान कहीं न कहीं भटक जाने का काम करता है तो जिस क्रम से अध्यापक ने बोलने का काम किया या जिस क्रम से हमने या और छात्र लिखने का काम कर रहे हैं उस क्रम से मैं नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि कुछ वाक्यांश जो होते हैं ये आगे पीछे हो जाने का काम करते हैं। इसलिए कहता है कि जो एक निश्चित क्रम होता है लिखने का, जो एक निश्चित क्रम होता है वह निश्चित क्रम निश्चित रूप में बिगड़ जाने का काम करता है। ये कहता है हमारे श्रुतलेख से हानियां है। सामान्य सी बात है, अब समझने का कोशिश करिएगा। उसने कहा अगर कभी पेपर में आपके आ जाए कि श्रुतलेख से हानियां या श्रुतलेख के अवगुण या श्रुतलेख के दोष, अगर ऐसा प्रश्न कभी आ जाने का काम करे तो आपका उत्तर होगा कि जब हम श्रुतलेख क्या होता है कि गति से लिखने का काम किया जाता है, और गति से लिखते समय कई शब्द ऐसे हैं जो छूट जाने का काम करते हैं, ये हानियां हैं। दूसरी बात कहता है कि श्रुतलेख में क्या होता है कि गति से लिखने के तदुपरांत ये जो छात्र होते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं या विराम चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है या उनसे छूट जाने का काम करता है। आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा छात्र केवल पूर्ण विराम का प्रयोग करने का काम करते हैं, अन्यथा विराम छूट जाने का काम करते हैं। तीसरी बात कहता है कि श्रुतलेख में अशुद्धियां अधिक से अधिक पाई जाती हैं। कहता है कि श्रुतलेख में जो अशुद्धियां हैं ये अधिक से अधिक पाए जाने का काम की जाती हैं। और कहता है अगली बात कहता है कि लेखन से क्षण आकर्षण नहीं होता है। उसने कहने का काम किया हुआ है कि जो श्रुतलेख होता है उस श्रुतलेख में मेरा जो लेखन होता है वह लेखन बहुत प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि हमारे लेखन में क्या होता है आकर्षण होने का काम नहीं करता है। मेरे लेखन के प्रति आपका खिंचाव होने का काम नहीं करता है, क्योंकि सुंदर नहीं होता, असुंदर हो जाने का उसके अंदर आकर्षण होने का काम नहीं करता है। और अंतिम बात कहता है कि अधिकतर ज्यादा से ज्यादा श्रुतलेख में
अधिक से अधिक आप लोग देखने का काम किए होंगे, जो शब्दों का क्रम है वह बिगड़ जाने का काम करता है। शब्दों का जो क्रम होता है वह कहीं न कहीं आगे पीछे हो जाने का काम करता है, क्योंकि जिस क्रम में किताबों में लिखा हुआ है उस क्रम से बोला तो जा रहा है, लेकिन मेरा जो ध्यान है कहीं न कहीं भटक जाने के कारण, मेरा जो वाक्यांश है वह कहीं न कहीं आगे पीछे हो जाने का काम करता है। इसलिए कहता है ये है श्रुतलेख से हानियां। तो कुछ हानियां भी होती है दुनिया के हर किसी काम में, अगर फायदे हैं तो उसके कहीं न कहीं नुकसान भी होने का काम करते हैं। ये रहा है आपका श्रुतलेख से हानियां। और अगली टॉपिक है, कहता है अगर हानियां हैं और श्रुतलेख आप लिखने का काम करते हैं तो श्रुतलेख को या श्रुतलेख के दोष के दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से जब दोष है, देखिए सामान्य सी बात तो कहा गया है कि दुख है तो दुख का कारण है, और यदि कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं उपाय है। ये कह रखा है कि अगर श्रुतलेख का महत्व है और श्रुतलेख का उद्देश्य है, श्रुतलेख अगर सुंदर है तो श्रुतलेख से हानियां भी है। यदि हानियां हैं तो निश्चित रूप से उस श्रुतलेख में आने वाले जो हानियां हैं, जो दोष हैं, जो अवगुण है, उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, मैं उसी टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कहता है श्रुतलेख के दोष, श्रुतलेख के दोष तथा दूर करने के उपाय। इसने ये कह रखा है, इस चीज को आप समझ लो पहले, वह आपसे पूछ कह रहा है, कह क्या रहा है। उसने कहा यदि श्रुतलेख में दोष है तो श्रुतलेख के दोष को दूर करने के उपाय क्या है। यानी उसने क्या कहा, श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना। जब हम सुन करके लिखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लेखन में क्या होगा, कहीं न कहीं दोष होगा, अवगुण होने का काम करेगा। और जब अवगुण होने का काम करेगा तो उस अवगुण को निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य क्या होगा कि दूर करना है। और दूर करना जब होगा तो निश्चित से कोई न कोई उपाय, कोई न कोई युक्ति हमको ढूंढना पड़ेगा। उसने कहा कि श्रुतलेख जो भी कुछ होने का काम करता है, उस श्रुतलेख में या उस श्रुतलेख के जो दोष हैं, उस दोष को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। उसने कह रखा है कि श्रुतलेख के गद्यांश अधिक कठिन नहीं। देखो उसने ये कहना चाहा है कि यदि दोष है तो उसके उपाय देखो। कहता है कि श्रुतलेख के गद्यांश अधिक कठिन नहीं होने चाहिए। उसने पहले बात कहा। अब कहता है कि श्रुतलेख में जो दोष था, जो अवगुण था, जो उसके अंदर दुर्गुण था, उसको दूर करने का उपाय ये बताने का काम कर रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, श्रुतलेख जो भी कुछ है तो उसका जो गद्यांश होगा वह गद्यांश बहुत कठिन न हो। कुछ हल्के गद्यांश को पहले आप प्रारंभ कराने का काम करें, अभ्यास कराने का काम किया जाए। और कहता है कि श्रुतलेख के दोष दूर करने के उपाय में कहता है कि श्रुतलेख में जो गद्यांश होगा वह गद्यांश बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, एक सामान्य में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या था कि वह गद्यांश छात्र के अनुसार या स्तर का होना चाहिए। ये देखो कहता है। दूसरी बात उसने कहा कि जिस श्रुतलेख को बोलने का काम किया जा रहा है, जिस श्रुतलेख को लिखवाए जाने का काम किया जा रहा है, वो जो श्रुतलेख है तो उस श्रुतलेख की
जो श्रुतलेख का गद्यांश होगा वो श्रुतलेख का जो गद्यांश है वह गद्यांश छात्र के अनुसार, अर्थात छात्र जिस लेवल का है, छात्र जिस स्तर का है, पढ़ने वाला बच्चा जिस स्तर का है उसी स्तर का वह उसका गद्यांश होना चाहिए। अगर उससे हाई लेवल का होगा तो उसको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके अंदर गुण या अवगुण आ जाने का काम करेंगे, दुर्गुण या अवगुण आ जाने का काम करेंगे। इसलिए कहता है कि वह जो भी गद्यांश आप उनके सामने बोलने का काम कर रहे हो, प्रदर्शित करने का काम कर रहे हो, वह गद्यांश उन छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। और अगली बात कहता है, तीसरी कहता है कि झुक कर लेखन नहीं करना चाहिए। दो से एक और कहता है, उपाय बता रहा है कि जो लेखन करने का काम करता है छात्र, वह ज्यादा झुक के लिखने का काम नहीं करना चाहिए। और अगली बात कहता है कि छात्र को गलतियों, छात्रों को बताइए, छात्रों को गलतियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। देखिए अगली बात कहता है कि छात्र जो है तो दोष हो सकता है, दूर करने का उपाय बता रहा है कि अगर छात्र ने कुछ गलती करने का काम किया हुआ है तो उस गलती को स्पष्ट रूप से बताने का काम करो कि ये गलत है। और जब गलत बताने का काम करो निश्चित रूप से सुधार करने का काम करेगा, और आप बताएंगे नहीं तो सुधार कहां से करने का काम वो करेगा। इसलिए कहता है, और कहता है कि सही समय, अगली बात कहता है सही समय पर अध्यापकों, कहता है सही समय पर अध्यापकों द्वारा जांच, सही समय पर अध्यापकों द्वारा जांच। ये देखिए बहुत कुछ नहीं है, एक सामान्य सा जिस परिवेश से आप गुजरने का काम किए हुए हो वही सारा परिवेश इसमें लिखा हुआ है। उन्हीं चीजों को आपको समझना है और आपको समझ करके आने वाली पीढ़ी को उसको बताने की कोशिश करना है कि आने वाली पीढ़ी में जो दोष आपके अंदर है ये दोष आने वाली पीढ़ी में न रहे। उसने कह रखा है श्रुतलेख अगर है तो उसका निश्चित रूप से उसके गुण भी थे, उसमें दोष भी है। तो कहता है कि उन दोषों को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो कहता है दोषों के जो दूर करने के उपाय हैं यही उपाय बताने का काम करता है। उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो छात्र हैं उन छात्रों का जो श्रुतलेख है, यानी श्रुतलेख के जो गद्यांश है, यानी छात्र जो हैं जिनको आप श्रुतलेख कराने का काम कर रहे हो, आप कहता है कि श्रुतलेख के जो गद्यांश है वह गद्यांश अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए। पहली बात है कि श्रुतलेख का जो गद्यांश है वह गद्यांश अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, वह गद्यांश कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि जो गद्यांश है वह गद्यांश छात्र के अनुसार, यानी छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि छात्र को झुक कर नहीं लिखना चाहिए, इसलिए वो सीधा बैठ करके लिखने का काम करे। ये कहता है उसके दूर करने के उपाय हैं। अगली बात कहता है कि छात्रों से अगर गलतियां हो जाए तो उन गलतियों को स्पष्ट रूप में बताने का काम करे ताकि छात्र उसमें सुधार लाने का काम करेगा। और कहता अंतिम बात कहता है कि सही समय पर अध्यापक द्वारा जांच, कहता है एक उचित समय पर, एक निश्चित समय में उस बच्चे की जांच को करने का काम किया जाए, तब उसके अंदर उसको सुधारने का काम किया जा सकता है। या बच्चे के अंदर जो श्रुतलेख है, श्रुतलेख में जो दोष है उस दोषों को दूर करने का काम किया जा सकता है। सामान्य से उसके कहने का ये मतलब है कि बच्चा अगर आज गलती किया हो तो उसको उसी समय डांटो, उसी समय उसको सिखाने का काम करो। आज गलती किया और 2 दिन बाद उसको अगर मारेंगे आप तो क्या बात उसको समझ में आएगी। तो उसने कहा कि जब छात्र ने श्रुतलेख को लिख लेने का काम किया
तो ऐसा नहीं है कि अब उसको अगले दिन जांचने का काम करो, नहीं। जब छात्र श्रुतलेख को लिख लेने का काम किया स्वयं, और उसी समय उसका जांच करने का काम किया जाए, ताकि छात्र को सही दिशा निर्देश देने का काम किया जाए। ये रहा आपको श्रुतलेख के दोष तथा दूर करने के उपाय। यानी दोष अगर उसके अंदर है तो उन दोषों को दूर करने के उपाय क्या है। तो ये उसके उपाय है कि सही समय पर उसका सही जांच करके उसको बताने का काम किया जाए। ये तो रहा आपका श्रुतलेख के दोष और उसको दूर करने के उपाय। और एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ा रहा हूं, ये निश्चित रूप से पेपर में आता है, प्राय पेपरों में आने का काम करता है। उसमें आपसे एक प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है अंतर, प्रश्न पूछता है अंतर, यानी कहेगा अनुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, अनुलेख और श्रुतलेख में अंतर। ये बात है अक्सर पेपर में देता। हाँ, एक बात और आपसे कह देगा, वह आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए एक बात और कर सकता है। अनुलेख की जगह अगर प्रतिलेख कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे वह लिख सकता है, ये प्रतिलेख भी लिख सकता है, हो सकता है दोनों चीज, कुछ भी हो सकता है, आप जान लो। और इससे निश्चित पेपर आता है, अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख, इन सब चीजों से निश्चित रूप से प्रश्न बनाने का काम करता है। ये आपसे प्रश्न आएगा, आने वाले समय में निश्चित आने का काम करेगा पेपर। ये कहता है अनुलेख और श्रुतलेख में अंतर। तो सामान्य सी बात है, आप अंतर यही लिख लेने का काम करिए कि अनुलेख किसको कहते हैं और श्रुतलेख किसको कहने का काम किया जाता है। देखिए, तो पहला उसने कहने का काम किया हुआ है कि अनुलेख का अर्थ होता है अनुकरण करके, अनुकरण करके लिखना। एकदम कम अर्थों में बता रहा हूं। कहता है अनुलेख का मतलब यह होता है कि अनुकरण करके लिखना, या कह दे कि प्रतिलेख का अर्थ क्या होता है, तो देख करके ही लिखना, नकल करके ही लिखना। यानी अनुकरण करके लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये अनुलेख कहते हैं। कहता है देख करके लिखने की क्रिया को, अनुकरण करके लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहने का काम किया जाता है। अब बात आई कि श्रुतलेख किसको कहते हैं, तो कहता है जिसको सुनकर लिखा जाए, कहता है जिसको सुनकर लिखा जाए। कहता है जिसे सुन करके लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। और जिसको देख करके लिखा जाए उसे हम अनुलेख या प्रतिलेख कहने का काम एकदम स्पष्ट कर लेना। कुछ नहीं करना यार, एकदम सामान्य सी चीजें हैं। अगर आपसे वह कह रहे सामान्य सी बात, आप समझ लेना। सुलेख जिसको हम कल पढ़ाए थे ना, कि सुलेख किसको कहते हैं, और आलेख आप लोग सुने हो, आलेख सुलेख का नाम आप लोगों ने सुना है। क्या आलेख किसको कहते हैं, सुलेख है। बस उसको क्या किया है, एक सुंदर नाम दे देने का काम किया हुआ है। वही आलेख है, वही यह सुलेख है। बस उसका उसने क्या कर दिया है, एक सुंदर सा नाम दे देने का काम किया हुआ है। कह दिया है अनुलेख और कह दिया है श्रुतलेख। तो अनुलेख का मतलब होता है देख कर लिखना, प्रतिलेख का मतलब हूबहू वैसा ही लिखना, और कहता है श्रुतलेख का मतलब सुनकर लिखना। तो सामान्य सी बात है कि जिसको देखकर लिखा जाए, जिसे देखकर लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। या अनु का अनुलेख से यहां कर लेना, अनुलेख से मतलब कर लेना कि अनुकरण करके लिखना ही,
अनुलेख कहलाता है, और सुन करके लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। यानी अनुकरण करके लिखना अनुलेख होता है और सुन करके लिखना श्रुतलेख होता है। दो बात हो गई दोनों का। ये अंतर है, जिसको देख करके लिखा जा, जिसका अनुकरण करके लिखा जा, जिसका नकल करके लिखा जा उसे अनुलेख कहते हैं, जिसको सुन करके लिखा जा उसे प्रतिलेख कहते हैं। और दूसरी बात कहता है उसने ये कहने का काम किया कि हल्के लिखे वाक्यों पर, हल्के लिखे वाक्यों पर पेंसिल घुमाकर लिखना, पेंसिल घुमाकर लिखना। ये देखो क्या है कि हल्का हल्का लिखा हुआ, जो मैंने कल पढ़ाया था कि हल्के हल्के जो लिखने का काम किया, जो कम दिखाई दे, हल्का हल्का दिख रहा हो, डांट डांट करके लिखने का काम किया हुआ हो, उस पे पेंसिल को घुमा करके लिखना ही क्या कहलाता है? अनुलेख। बात तो वही है यार, बात तो वही अनुकरण वाली है, कोई अलग चीज थोड़ा हो गई। अरे उसने कहा देख करके लिखना, या उसने कहा अनुकरण करके लिखना अनुलेख कहलाता है, तो यहाँ तो बात वही है कि हल्का हल्का लिखा हुआ है या डांट डांट करके लिखने का काम किया हुआ है, उसी पे हमको क्या करना? पेंसिल घुमा देना है। नहीं, हमें नहीं, मतलब बच्चे को, जिस बच्चे को हम लिखवा रहे हो, ये कहता है कि उस बच्चे से वह बच्चा क्या करेगा? उस पेंसिल को घुमाने का काम करेगा। इसलिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। और फिर दूसरी बात कहता है श्रुतलेख में कि जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख में, जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख में सफल हो जाता है, होता है या हो जाता है, तब उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। तब उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, बड़ी सामान्य अर्थ में उसने आपसे कहने का काम किया हुआ। उसने आपको बताया है कि देखिए, इसने कहा कि अनुलेख में कि हल्के हल्के लिखे वाक्यों के ऊपर पेंसिल को घुमाना अनुलेख कहलाता है, ठीक। और दूसरी बात, जब श्रुतलेख कहता है, उसमें कहता है कि जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख में, कहता है कि जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख में कुशल हो जाने का काम करता है, यानी उसको लिखने में सफल हो जाने का काम करता है, उसकी मांसपेशियां जब सही तरीके से काम कर लेते लिखने के लिए, तब उसे, जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख को लिखना सही तरीके से सीख जाए, तब उसको आप श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। लिखवाना नहीं है, उसको अभी अभ्यास कराना है। दो बात हो गया। अगली बात कहता है कि जो अनुलेख होता है, कहता तीसरी बात, ये चीजें कुछ ध्यान देने की हैं कि अनुलेख, ये प्राथमिक अनुलेख का मतलब ये कहता है कि जो अनुलेख होता है, यह अनुलेख प्रथम स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर कराया जाता है। कहता है कि जो अनुलेख है, यह प्राथमिक स्तर पर कराए जाने का काम किया जाता है। यानी बच्चा जब पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में होता, तो अभी उसको क्या करना होता है? केवल अनुलेख ही कराने का काम। इसीलिए क्या रखा ना, ये जो लिखा है प्रथम स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर, सबसे पहले बच्चे को प्राथमिक स्तर पर अनुलेख ही कराने का काम करना चाहिए। और यहां कहता है कि श्रुतलेख का अभ्यास बच्चे को तीसरी कक्षा से प्रारंभ कराना चाहिए। कहता है
श्रुतलेख का अभ्यास बालक को तीसरी कक्षा से प्रारंभ कराना चाहिए। कहता है कि तीसरी कक्षा से प्रारंभ कराना चाहिए। ये कहता है कि जो अनुलेख होता है 1 और 2, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में बच्चे का क्या होता है, सिर्फ अनुलेख होता है। और श्रुतलेख का प्रारंभ कराना चाहिए। ये जो श्रुतलेख होता है बच्चे को तीसरी कक्षा से प्रारंभ कराना चाहिए। और अगला कहता है इसमें बच्चे यानी श्रुतलेख में बच्चे क्या लिखते हैं, सुंदर तथा सुडौल। कहता है कि सुंदर तथा सुडौल लिखना सिखाया जाता है, सिखाया। कहता है चौथी बात कहता है कि अनुलेख में या प्रतिलेख में बच्चे को सुंदर तथा सुडौल लिखने का प्रयास कराया जाता है, अभ्यास कराने का काम किया जाता है। और कहता है इसमें जो श्रुतलेख में क्या होता है, लेखन में वृद्धि का अभ्यास कराया जाता है। इसमें लेखन में वृद्धि का अभ्यास कराया जाता है। तो ये रहा आपका अंतर, बड़ा सामान्य से अर्थ है यार, कुछ नहीं। अगर ऐसा आपको कभी देखो, एक बात तो आपको उलझाने के लिए हो सकता है दे दे, इस बार पेपर में नहीं आता लेकिन हो सकता है अगले बार दे दे। अनुलेख को आप खूब रट लिए हो, अनुलेख भी जानते हो, लेकिन प्रतिलेख नहीं जानते हो। चीज एक का दोनों है, दोनों चीज एक है, चाहे प्रतिलेख कहे चाहे अनुलेख कहे। मैं श्रुतलेख को आप सुन लोगे, सुन करके लिखना श्रुतलेख होता है, दे करके लिखना सुलेख होता है। ये सुने हो, लेकिन आपने अब ये सुना है कि श्रुतलेख उसको कहते हैं अनुलेख और प्रतिलेख कहने का काम किया जाता है। तो जिसका नकल करके लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। जिसका अनुकरण करके लिखा जाए उसे अनुलेख कहते हैं। हल्के लिखे वाक्यों पर पेंसिल को घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। कहता अनुलेख क्या होता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को कक्षा 1 और कक्षा 2, ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में बच्चों का क्या कराया जाता है, अनुलेख कराया जाता है। और कहता है कि चौथी बात कहता है कि अनुलेख में कहने का काम करता है, अनुलेख में बच्चे को सुंदर तथा सुडौल अक्षर बनाने का प्रयास कराया जाता है। और इधर कहने का काम करता है श्रुतलेख में कि जिसको सुन करके लिखा जाए वह श्रुतलेख होता है। कहता है जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख को लिखने में कुशल हो जाता है, यानी जब बालक अनुलेख और प्रतिलेख को लिखने में कुशलता को प्राप्त करने का काम करता हो, सफलता को पा जाने का काम करता हो, तब उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि सुलेख का अभ्यास बालक को, ये श्रुतलेख का अभ्यास बालक को तीसरी कक्षा, देखो ये बात ध्यान देना, हो सकता है आपका पेपर कभी आ जाए कि बालक को किस कक्षा से श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहे, तो आपका उत्तर होगा तीसरी कक्षा से। अगर ये पूछ दे कि प्रतिलेख और अनुलेख किस कक्षा के छात्र को कराना आवश्यक होता है, तो कक्षा पहली और दूसरी को, चीजों को ध्यान रखना, पहली और दूसरी के कक्षा के बच्चों को अनुलेख कराया जाता है, तीसरी कक्षा को क्या कराया जाता है, श्रुतलेख कराने का काम किया जाता है। अंतिम बात कहता है कि श्रुतलेख लेखन से बच्चे के लेखन में वृद्धि कराई जाती है, यानी बच्चे को जो गति होती है उस गति में वृद्धि करने का अभ्यास कराए, यानी लिखने का जो अभ्यास होता है वो तेज हो जाने का काम करे, ऐसा प्रयास कराने का काम किया जाता है। ठीक, तो ये आपका रहा ये प्रतिलेख या अनुलेख तथा श्रुतलेख में अंतर। अक्सर ही देता है, पेपर में अक्सर देने का काम करता है, ये हर साल बनने का काम करता है। लेकिन अब जिन चीजों को मैंने आपको बता देने का काम क्या पढ़ाया है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। बीटीसी का जो प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। जब आएगा तो इन्हीं में से आएगा, चाहे कोई सा भी आए। इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस चीजों को पढ़ लेना, समझ लेना, देख लेना। और एक अगली टॉपिक मैं पढ़ाऊं, छोटी सी टॉपिक है,
लिखना सिखाने की पद्धति या विकास। कहता है लिखना सिखाने की विधि, कर लो विधियां या पद्धतियां। देखो ये कहना चाहता है कि जो बच्चे को हमें लिखना और सिखाना है तो किस किस विधि का, किस किस पद्धति का विकास किया जा सकता है, यानी कौन कौन से पद्धतियां हैं जिनसे बच्चों को सिखाने का काम कराया जाता है। तो पहली बात उसने क्या रखा है, कहता है लिखने सिखाने की 3 पद्धतियां हैं। लिखना सिखाने की 3 पद्धतियां हैं, यानी लिखना सीखने की 3 विधियां हैं। ये समझिए कि लिखने के 3 तरीके हैं, लिखना सिखाने के 3 तरीके हैं। पहला उसने कह रखा है क्या, कहता है वर्ण परिचय, वर्ण परिचय, वर्ण परिचय। और दूसरा कहता है शब्द द्वारा परिचय, शब्द द्वारा परिचय, शब्द द्वारा परिचय नहीं, एक वर्ण परिचय। हाँ, कहता है वर्ण परिचय हो गया और शब्द द्वारा अक्षर परिचय, शब्द द्वारा अक्षर परिचय, शब्द द्वारा अक्षर परिचय। और अंतिम कहता है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय। अंतिम कहता है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय। ये कहता है ना कि लिखने की जो पद्धतियां हैं वह कौन कौन सी है, बच्चों को कैसे कैसे सिखाया जाता है, किन किन माध्यमों से उनको सिखाने का काम कराया जाता है। तो उसने ये कह रखने का किया हुआ है, कहता है कि वर्ण परिचय। तो वर्ण का मतलब कहता है अक्षरों का, सबसे पहले बच्चों को क्या कराया जाता है, अक्षरों का परिचय कराया जाता है। दूसरी बात कहता है कि शब्द द्वारा अक्षर परिचय, यानी शब्दों के द्वारा अक्षरों का परिचय कराने का काम किया। सामान्य सी बात है, जैसे अगर लिखा हुआ है ना, ये शब्द है घड़ी, एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक, घड़ी शब्द लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, कहता है कि शब्द के द्वारा अक्षर का परिचय कराना है। तो हमें करना क्या होगा, यहां पे एक ये होती है ऐसे करके, है ना, 1 2 3 ऐसे एक घड़ी बना देने का काम किया जाता है। अब वो कहता है कि शब्द द्वारा यहां लिखा हुआ है निश्चित रूप से घड़ी, और घड़ी जब लिखने का काम किया हुआ है तो इस घड़ी के लिखने के वजह से ही वह घ को जान जाने का काम करेगा। यानी ऐसा जहां भी चित्र देखने का काम करेगा वह जहां भी देखने का काम करेगा वह घड़ी, यानी घड़ी लिखा हुआ है तो घड़ी से वो घ देखेगा और घड़ी समझ जाने का काम करेगा। ये जो मेंटल जो आते हैं छोटे बच्चों के, उसमें वही चीजें दी जाती हैं जो उस बच्चे के परिवेश में रहती है, ताकि वह बच्चा वह कहीं भी रहे, उनके परिवेश की चीज अगर है तो वह चीजों को जल्दी सीख जाने का काम करता है। और इसमें कहता है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय, यानी जो वाक्य है उन वाक्यों के द्वारा अक्षरों का परिचय कराया जाता है। यही बात है, मान लो घड़ी जो लिखा हुआ है और यहाँ पे घड़ी है तो अब कुछ नहीं करेगा, वो एक वस्तु को दिखाएगा। अगर घड़ी है तो घड़ी नामक एक वस्तु को दिखाने का काम करेगा और बच्चा उसे परिचय हो जाने का काम करेगा। ये जो घड़ी है, ये घड़ी है, ये तो चित्र है, चित्रों के द्वारा अक्षरों का परिचय कराए जाने का काम किया जाता है। तो सामान्य सी बात तो ये कहना चाहता है कि बच्चों को लिखने सिखाने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। पहले होता है कि बच्चों को वर्ण परिचय कराया जाता है, अर्थात अक्षरों से परिचय कराया जाता है। फिर उनको शब्दों से परिचय कराने का काम किया जाता है, फिर उनको वाक्य से परिचय कराने का काम किया जाता है। तो ये रहा ये पद्धतियां।
और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय।